हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो हमारा पाठ था, हमारा अध्याय 6 था, संसाधन, मानव संसाधन, उसको हमने पूरा कर लिया है। देखिए, बेसिकली जो चैप्टर कट गए उसके अकॉर्डिंग तो ये 4th चैप्टर था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 6th चैप्टर था, छठा छठा पार्ट था। तो हमने वो चैप्टर पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम उस पार्ट के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमारा ये जो पार्ट है, हमारा ये जो अध्याय है, वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे। क्या आप जानते हैं? पहला है, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये इसके बारे में क्यों बताया गया है? हमारा पाठ है मानव संसाधन। पूरे पाठ में इस बात की चर्चा की गई कि मानव एक संसाधन कैसे है और उस संसाधन की एक देश में क्या भूमिका होती है। तो ये बताने के लिए कि भारत सरकार हमारी सरकार के लिए, या हमारे जो लोग होते हैं, किसी देश के लोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसको बताने के लिए बताया गया है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है। देखिए, ये बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे बुक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसका इतिहास है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। लोगों के कौशल को बढ़ाने का मतलब हमने अभी पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एक देश के लोग जितने विकसित होंगे, जितने शिक्षित होंगे और जितने कौशल से युक्त होंगे, जितनी उनके पास स्किल होगी, उतना एक देश विकास करता है, उस लेवल पर विकास करता है। तो इसीलिए लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, लोगों को स्किल्स सिखाने के लिए क्या एक मंत्रालय का स्थापना की गई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया, इसका निर्माण किया गया। इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सरकार भी उन लोगों के विकास के लिए, कौशल के विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण कदम उठाती है। अब ये बात करते हैं कि मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्रालय का क्या संबंध है। तो देखिए, 1985 1985 से पहले हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। 1985 से पहले 1985 से पहले ये मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में सरकार ने इसको बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया। लेकिन बाद में 2020 में अगेन इसको पुनः संशोधित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न समझते हैं कि जो बीच के 30 साल का जो गैप रहा, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन विकास बनने से वापस शिक्षा मंत्रालय बनाने तक का जो गैप रहा, उसमें हुआ क्या कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय आते थे, उनमें से कुछ विभागों को अलग करके फिर से नए मंत्रालय का निर्माण किया गया। तो समय के साथ हुआ क्या कि सरकार को ये अनुभव होने लग गया कि कहीं ना कहीं इस मंत्रालय का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से उन उद्देश्यों को सही से पता नहीं लगाया जा पा रहा है, या उन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उद्देश्य से थोड़ा सा भटकता हुआ देखा गया, पाया गया, और इस वजह से क्या किया गया, 2020 में पुनः इसको संशोधित करके शिक्षा मंत्रालय बना गया। शिक्षा मंत्रालय बनाने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उद्देश्यों को स्पष्ट रखा जाए, हमें यह पता चले कि इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको किस किन विभागों में, किन किन क्षेत्रों में काम करना है। तो ये इसका बेसिक उद्देश्य था। तो आप याद रखिएगा, 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय था, तब 2020 के बाद में फिर से शिक्षा मंत्रालय है, और उसके बीच में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री, हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान है। आप सभी याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। ये क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में इसको लाया गया था। 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। देखिए, भारत एक लोग होते हैं, एक देश की इतने कितने महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। जैसा कि हमने पिरामिड के बारे में पढ़ा था, उसमें पिरामिड में हमने बताया, भारत का पिरामिड स्टडी किया था, उसमें बताया था कि भारत के पास एक बहुत बड़ी युवा जनसंख्या है। तो उन युवाओं को स्किल्स सिखाने के लिए, उन युवाओं को मजबूत करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। 2016 से 2020 के बीच में 1 करोड़ से उद्देश्य था, 2016 से 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को क्या देना था? स्किल्स देनी थी। स्किल्स देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना था, उनको रोजगार के युक्त बनाना था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक का मतलब वह जिनको जो रोजगार की प्राप्ति का हक रखते हैं, जो ये योग्यता रखते हैं कि उनको रोजगार मिले, लेकिन उनको कोई स्किल्स नहीं आती है, तो उनको गुणवत्ता प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देकर उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि वो फिर रोजगार प्राप्त करने के योग्य हो जाए। प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाए जिनको फिर
क्या है, रोजगार मिल सके आगे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है इसका। तो इसमें बताया गया है कि सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती है अपने देश के लोगों को क्या करना, एक महत्वपूर्ण संसाधनों में बदलने के लिए। लोग संसाधन कब बनते हैं, जब वो विकसित होंगे, जब वो कौशल से युक्त होंगे, जब वो शिक्षित होंगे। तो इसी दिशा में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उसको बताने के लिए ये तथ्य हमारे सामने रखे गए हैं। इसके बाद ये शब्दावली है, शब्दावली को पढ़ते हैं। 3 शब्दावली है, 3 शब्द दे रखे हैं, इसमें से 2 हमने आप्रवास और उत्प्रवास, इनकी बात हमने कर ली थी। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। देखिए होता क्या है कि हमने पढ़ा था किसी देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, किसी देश में ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक क्या होता है कि हाँ देखो, किसकी मृत्यु कब होगी ये तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन स्टिल पूरे देश के जो व्यक्ति होते हैं, जो जन्म लेते हैं और जब मरते हैं, तो उनके जो जीवन काल है, उन सब देश के पूरे व्यक्तियों का जो जीवन काल है उसका जब एक औसत निकाला जाता है, तो वो जो औसत होता है, वो जो एवरेज होता है, वो उस देश की जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ये होता है कि एक एवरेज लेवल पे एक जो इंसान होता है, एक व्यक्ति जो होगा उस देश में कितने साल तक जिएगा। ये जो जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा जो वर्ष होते हैं, वो ये वर्षों की संख्या हमें बताती है कि उस देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ किस स्तर पर है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 70.15, भारत की जीवन प्रत्याशा ये है जो कि एवरेज है। सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा जो विकसित देश हैं, जापान वगैरह, उनकी, अमेरिका वगैरह की ये जीवन प्रत्याशा होती है वो 75 से 80 के आसपास में होती है। तो समझ में आ गया, जीवन प्रत्याशा ये होता है कि कितनी आशा करते हैं वो जीने की, या फिर एक औसत व्यक्ति कितने, जो कुल व्यक्ति होते हैं वो औसत कितने वर्षों तक जीवन अपना व्यतीत करते हैं। आप्रवास और उत्प्रवास हमने पढ़ा था, अमेरिका और भारत का हमने एग्जाम्पल लिया था। अमेरिका भारत का आप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है, तो भारत से जब अमेरिका में देश जाएगा तो अमेरिका के लिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आप्रवास कर रहा है, वो एक आप्रवासी है। और जब वो भारत से अमेरिका जा रहा है तो भारत के लिए वो क्या है, एक उत्प्रवासी, भारत के लिए वो एक उत्प्रवासी बन जाता है। तो जो देश में आता है उसे आप्रवासी, और जो देश छोड़ के जाता है उसे उत्प्रवासी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था जब प्रवास का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें। अब लास्ट है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हमने विश्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में, जब घनत्व का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तो उसमें हमने ये समझा था कि जो विश्व की जनसंख्या है, अगर हम विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल को देखें और विश्व की संपूर्ण जनसंख्या को देखें, तो जो औसत घनत्व निकल के आता है, जो भाग वगैरह लगा के हमने बताया था, तो जो औसत घनत्व निकल के आता है वो आता है हमारा 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या का भी औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये निकलता कैसे है, तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल में भारत की जितनी भी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या को अगर हम भाग देते हैं, अगर हम डिवाइड कर लें, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व, औसत घनत्व आ जाता है, जो कि कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको ये बात और ध्यान रखनी है जो आपको क्षेत्र के एरिया वाइज समझाया था कि किसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और उसके जस्ट थोड़ी दूर और कि कोई क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो उसका एक सम होता है, उसको सब जोड़कर हमको पूरी एरिया का टोटल निकाल कर पूरी एरिया के पॉपुलेशन का डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से औसत घनत्व निकलता है। बाकी कोई स्थान बहुत ज़्यादा डेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा घनत्व वाला हो सकता है, कोई क्षेत्र होता है वो बिल्कुल भी विरल जनसंख्या वाला हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम एक टोटल ऑल ओवर चीज़ की बात करते हैं तो हम एक औसत घनत्व ऐसे निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है मानव संसाधन वो भी पूरा होता है। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर